नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना उपभोक्ताओं की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला रही है। योजना का लाभ उठाकर कोनी निवासी रमेश साहू ने अपने घर की छत पर 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया है। इसके बाद उनका बिजली बिल शून्य हो गया है और इस अभिनव योजना के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का आभार जताया। रमेश साहू ने बताया कि उनके घर पर बिजली की खपत काफी अधिक थी। प्रति माह आने वाले बिजली के बिल से उन्हें बड़ा आर्थिक भार जो है वो झेलना पड़ता था। सूर्य घर योजना के बारे में जानकारी मिलने पर उन्होंने 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया, जिसकी लागत करीब 2 लाख रुपए थी और इस प्लांट पर उन्हें केंद्र सरकार से 78,000 रुपए की सब्सिडी भी मिल चुकी है, जबकि राज्य सरकार से मिलने वाली 30,000 रुपए की सब्सिडी भी शीघ्र मिलने वाली है। सरकारी सब्सिडी मिलता है, इसमें 1,95,000 के करीब लगा है, जिसमें 78,000 सब्सिडी मिला है। और इस योजना का हर किसी को उपयोग करना चाहिए। यह प्रधानमंत्री की बहुत अच्छी योजना है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस योजना का लाभ हर किसी को लेना चाहिए। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक में मिर्तुल पंचायत में नल जल योजना का कार्य 2 साल से अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे यहां के ग्रामीणों को पानी के लिए बड़ी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों और ठेकेदारों ने बोरिंग, टंकी और पाइपलाइन तो डाल दी है, लेकिन मुख्य पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो पाई। वहीं ग्रामीणों का भी कहना है कि नल जल योजना के तहत जो कार्य शुरू हुआ था वो अब तक अधूरा ही है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पाइप और चबूतरे तो बना दिए गए हैं, लेकिन मुख्य सप्लाई लाइन अब तक नहीं बिछी है, जिसके कारण नलों में जो है वो एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा। कई जगहों पर तो सिर्फ नल के पोस्ट ही लगाए गए हैं और जबकि पानी की सप्लाई की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई। साथ ही गर्मी के मौसम में पुरानी कुओं का पानी भी सूखने लगा है। ग्रामीणों को पानी के लिए दूर दूर से कड़ी मशक्कत करनी पड़ती और ऐसे में मिर्तुल के लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों ने भी विभागीय अधिकारियों से कई बार इसकी शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई भी समाधान नहीं निकला है। साथ ही स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि जल्द से जल्द नल जल योजना का कार्य पूरा किया जाए, जिससे उन्हें पानी की नियमित आपूर्ति मिल सके। अच्छा, तालनार में मिलो फिर। सर हम चूहा नीचे में चूहा है ना, उसमें पीते हैं सर हम लोग। है सर, खराब है। बनाने के लिए बोले हैं सर, आएंगे बनाने के लिए। सर हम लोग अभी चूहा में पीते हैं सर। हम शिकायत नहीं किए हैं सर, अब कोई नहीं आते हैं शिकायत। आज आप लोग आए तो हम शिकायत कर रहे हैं आपके सामने। जी, मेरा नाम धनीराम कड़ती है सर, और वर्तमान में ग्राम पंचायत सरपंच हूँ सर। आपके यहाँ गांव में नल जल योजना का क्या स्थिति? जी, वर्तमान में अभी नल जल योजना बिल्कुल बद्दा है सर। इसमें न किसी घर में पानी जा रहा है, ना कुछ कर रहा है। यहाँ पर ठेकेदार लोग आते हैं सर, साइन कराओ, ग्राम सभा का फोटो दो, ऐसा करके बताते हैं सर। 2-3 बार मेरे पास कॉल किए भी थे, पर मैंने उनको जवाब दिया है, जब तक आप काम कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपको ग्राम सभा प्रस्ताव नहीं मिलेगा और ग्राम सभा का फोटो आपको नहीं मिलेगा और अपन मोहर लगाकर साइन भी नहीं करेंगे, ऐसा करके मैंने उनको बताया है। और जहाँ भी उन लोग नल जल का वो टोटी लगाए हैं और जहाँ पाइप लगाए तो कहीं पर जॉइंट में लीकेज है और साथ में जिस घर में पानी चाहिए है उस घर तक पानी नहीं जा रहा है, और पानी जा भी रहा है तो मुश्किल में 2 घर में पानी जा रहा है सर, उससे ज्यादा पानी किसी के घर में नहीं जा रहा है। किसी उच्च अधिकारी को अवगत करा है? जी, इसको अवगत कराए अपन कलेक्टर साहब के पास। क्या बोले कलेक्टर? उसको संज्ञान में ले लेंगे करके बताए। कितना दिन हुआ शिकायत करके? जी, शिकायत करके अभी 3-4 महीना कुछ हो रहा है सर।
सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर है। ये परंपरागत त्योहार को पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। न केवल त्योहार बल्कि पारंपरिक खेलों में भी ये शहर पीछे नहीं है। दूसरा, गणेश चतुर्थी की भव्य झांकियां जो यहाँ के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। श्री सेवा समिति के वीरेंद्र चौहान ने बताया कि इस बार राजनाथ गांव में सहदेव नगर स्थित श्री सेवा समिति अमेरिका की तर्ज पर डिज्नीलैंड का निर्माण कर रहा है। एक तरफ बच्चे गणेश जी का दर्शन करेंगे। पिछले 42 सालों से श्री सेवा समिति गणेश और झांकी का निर्माण कर रही है। डिज्नीलैंड की सोच जो है, हमारे समिति के श्री सेवा समिति के सभी सदस्यों का एक मीटिंग होता है हर वर्ष। उसमें हम लोग डिसीजन लेते हैं कि क्या हम श्री सेवा समिति के माध्यम से राजनांदगांव की जनता के सहयोग से और हमारे समिति के सदस्यों के सहयोग से क्या हम अच्छे से अच्छा कर पाएंगे। इसके लिए हमारे समिति के द्वारा एक विशेष मीटिंग हर वर्ष की जाती है। तो इस वर्ष हम लोग मीटिंग में ये निर्णय लिए सर्वसम्मति से कि अगर डिज्नीलैंड का थीम हम राजनांदगांव में दिखाएं तो जनता का अपार स्नेह और सहयोग मिलेगा, जिससे लोग अच्छे से अच्छा अपने पारिवारिक एक वातावरण बनेगा और लोग आनंद ले पाएंगे। कितने वर्षों से आप लोग झांकी कर रहे हो? देखिए, श्री सेवा समिति एक पंजीकृत समिति है और विगत 42 वर्षों से हम लोग इसको, हमारे जो बड़े भाई लोग थे, हमारे चाचा लोग थे, वो लोग ने इस परंपरा की शुरुआत की थी। उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग विगत 42 वर्षों से या श्री सेवा समिति द्वारा गणेश जी का आयोजन किया जा रहा है। श्री सेवा समिति द्वारा और भी कई प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, एक दक्षिण मुखी हनुमान जी मंदिर का वो सब करते हैं हम लोग संचालन। तो इस प्रकार से श्री सेवा समिति 42 साल से तत्पर है और गणेश जी का हम लोग स्थापना पूजा करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे जनता का अपार स्नेह, सहयोग, राजनीतिक दलों का सहयोग, पुलिस प्रशासन, यातायात व्यवस्था, कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, सीएसपी साहब, सबका सहयोग मिलता है। पूरे प्रशासन के सहयोग से हम लोग ये कार्यक्रम आयोजन कर पाते हैं और सफल आयोजन होता है। छत्तीसगढ़ में श्रद्धा, परंपरा और उत्साह के साथ पोला तिहार मनाया गया। बिलासपुर में बैल पूजा, बैल दौड़ प्रतियोगिता का खास आयोजन हुआ। इस मौके पर गली मोहल्ले पारंपरिक व्यंजनों की खुशबू से महक उठे और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हुई। पोला पर्व पर बिलासपुर में आयोजित बैल दौड़ और साज सज्जा प्रतियोगिता में ग्रामीण और शहरवासियों की भारी भीड़ भी देखने को मिली। देखिए इस रिपोर्ट में। बिलासपुर में शनिवार को पोला तिहार की धूम देखने को मिली। घर घर शिव नंदी की पूजा की गई। परंपरागत मान्यता है कि इस दिन बैलों की पूजा करने से न सिर्फ गौवंश की रक्षा होती है बल्कि अन्नदाताओं की मेहनत भी सफल होती है। गांव-गांव में महिलाएं और बच्चे इस त्योहार में पूरे उत्साह से शामिल होते हैं। गली मोहल्ले ठेठरी खुरमी जैसे पारंपरिक व्यंजनों की खुशबू से महक उठे। प्रतियोगिताओं में कुल 11 जोड़ियों ने भाग लिया। सबसे पहले साज सज्जा प्रतियोगिता हुई, जिसमें परंपरागत श्रृंगार से सजे बैलों को मैदान में उतारा गया। बैलों को फूलों की माला, मुकुट, रंग बिरंगी सजावट से सजाया गया। साज सज्जा प्रतियोगिता में परदेसी मरकाम के बैल पहले स्थान पर रहे, अशोक साहू के बैल दूसरे स्थान पर और नर्मदा नाहू के बैल तीसरे स्थान पर रहे। आदर्श युवा मंच द्वारा जो पोला तिहार विगत कई वर्षों से मनाया जा रहा है, ये कहें कि दशकों से मनाया जा रहा है, ये अपने आप में अद्वितीय आयोजन है और छत्तीसगढ़ के लोक पर्व को इस उदाहरण के साथ मनाना और अपनी संस्कृति को जिंदा करना, इसके लिए आदर्श युवा मंच का धन्यवाद करता हूं। वैश्वीकरण के इस युग में या विकासवाद के इस युग में हम गाँव को छोड़ रहे हैं। ये आयोजन गाँव से शहर को जोड़ने का प्रतीक नहीं, ये आंदोलन है। इस ऐसे आयोजनों को प्रोत्साहित करने के लिए पूरी ताकत के साथ सहयोग कर रही है। हल जिनसे खेती की जाती है और फिर उसके बाद बैलों की पूजा पोला के दिन की जाती है, फिर माताएं अपने तीजा मनाएंगी। मैं आदर्श युवा मंच को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आज 29 सालों से लगातार इस परंपरा को सहेज के रखे हैं और छत्तीसगढ़ शासन जो पिछले 5 साल में लगातार भूपेश बघेल की सरकार में परंपरा कायम थी। मैं चाहूंगा कि और कुछ आप करें न करें, इन परंपराओं को सहेजने का काम जरूर शासन को करना चाहिए। लगभग 25-26 सालों से लगातार छत्तीसगढ़ का महापर्व
लोक पर्व पूरा में बैल सज्जा और बैल दौड़ का आयोजन यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। ये परंपरा है। पहले जो यही बैल की जोड़ी 25 से 30 बैलों की जोड़ी आती थी, यहाँ बहुत बड़ा माहौल रहता था, पर धीरे धीरे अब बैलों का उपयोग खेती में कम होने लगा है। फिर भी परंपराएं चालू है। जब खेती किसानी में धान लग जाता है, रुपाई हो जाती है, तब किसानों की पूजा, उनको नहला धुला के उनकी पूजा की जाती है। उन्हें धन्यवाद दिया जाता है नंदी बैल को कि आपने हमारी खेती किसानी अच्छे से की और आने वाले समय में फसल अच्छे से हो। इनके साथ उनका भी, हमारे जो पशुधन है उनका भी आशीर्वाद लिया जाता है। ये परंपराएं हमारे आदर्श युवा मंच ने लगातार श्रीचंद तनुजा जी की स्मृति में लगातार ये आयोजन हो रहा है। और इस आयोजन में आके लगता है कि छत्तीसगढ़ की लोक कला, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान, छत्तीसगढ़ की अस्मिता के लिए काम कर रहे आदर्श युवा मंच को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमें जो सहयोग करते हैं उसका सबसे बड़ा मूल कारण रहेगा बैलों का। जब बैल ही नहीं रहेंगे तो हम अब आप दौड़ेंगे नहीं उनकी जगह पे, फिर मट्टी के बैल की पूजा होगी। और जो हालात अभी वर्तमान में है कि जो किसान जिस तरीके से बाजारीकरण के चलते ट्रैक्टर का उपयोग कर रहा है, बैल लुप्त हो रहे हैं, तो मुझको लगता है कि आने वाले समय में हमको लकड़ी का और मट्टी का बैल दौड़ाकर इसकी रफ्तारी करनी। बिलासपुर में पोला तिहार के अवसर पर बैल दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें दर्शकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। प्रतियोगिता में सबसे आगे बरबदा साहू के बैलों की जोड़ी रही और उन्हें प्रथम स्थान भी मिला। दूसरे स्थान पर मझिला रहे, जबकि अशोक साहू के बैल तीसरे स्थान पर रहे। विजेताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कोटा विधायक श्रीवास्तव, सीएमबी कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर संजय दुबे रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने की है। अतिथियों ने बैलों की पूजा कर किसानों की समृद्धि और प्रदेश के अन्नदाताओं की खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि ये पर्व हमारी कृषि परंपरा और पशुधन के महत्व को याद दिलाता है। किसान बैलों की सेवा और देखभाल करके न सिर्फ अपने जीवन यापन को सुरक्षित बनाते हैं, बल्कि पूरे प्रदेश को अन्न उपलब्ध कराते हैं। इतनी जल्दी विलुप्त नहीं होने वाली है। छत्तीसगढ़ से तो बिल्कुल भी पोला पर्व नहीं जाने वाला है। ये किसानों का पारंपरिक त्योहार है और यहाँ पे सब जितने भी किसान भाई हैं वो आज के दिन मतलब किसान तैयार करते हैं और दौड़ रेस वगैरह होती है। और ये आयोजन तो फिर उनके द्वारा कई वर्षों से किया जा रहा है, जो हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। लिंगेड़ी क्या करते हो? बैल का बैल का क्या करते हो? काम करते हैं। बैल से क्या काम करते हो? रेती निकालते हैं। रेती मंगाते हैं बैलगाड़ी? 12 महीना 12 में मिल जाता है क्या? पहले कभी लाए हो? हर साल क्या इनाम मिलता है? बहरहाल कार्यक्रम में ग्रामीणों और युवाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। लोग उत्साह के साथ प्रतियोगिता का आनंद उठाते हुए नजर आए और इस तरह पोला पर्व पर बैलों की सजावट और दौड़ ने न सिर्फ परंपरा को जीवंत किया, बल्कि अन्नदाताओं के प्रति सम्मान और श्रद्धा का संदेश भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। राजनाथ गांव के चिखली वार्ड में 75 साल से पोला पर्व पर बैल दौड़ की आयोजित भी की जाती है और जिसके चलते इस साल भी बैल दौड़ आयोजित किया गया, जहां पर चिखली वार्ड सबसे पुराने वार्डों में से एक है। आजादी के पहले यहां पर बैल दौड़ का आयोजन किया जा रहा है और वहीं इस बैल दौड़ में गांव और शहर के बैल आते हैं। इस पोला पर्व पर बैल दौड़ में 5 तरह के पुरस्कार रखे जाते हैं, जिसमें बैल की सजावट और बैल के कपड़ों पर भी पुरस्कार रहता है। तो पोला पर्व पर बैल दौड़ का आयोजन जो है वो किया जाता है और हर साल इतनी ही भीड़ देखने को मिलती है। 75 साल से ये पर्व जो है वो मनाया जा रहा है और यहां पर बैल दौड़ में पुरस्कार भी रखे जाते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस तरह के 5 पुरस्कार जो हैं वो रखे जाते हैं और अलग अलग जगह से बैल यहां पर हिस्सा लेते हैं। दरअसल कार्यक्रम में 5 तरह के पुरस्कार रखे जाते हैं। इस दौरान बैल दौड़ किया जाता है और जो भी जीतता है उसको पुरस्कार भी दिया जाता है। आपको बताते चलेंगे पोला पर्व में बड़ी संख्या में लोग भी यहां पर शामिल होते हैं और अपने बैलों को भी लेकर आते हैं। इस दौरान पोला पर्व बैल दौड़ का आयोजन इस बार भी किया गया और इस दौरान काफी धूम भी देखने को मिली। बड़ी संख्या में लोग इस पोला पर्व में शामिल हुए और बड़े उत्साह के साथ अपने बैलों को भी इस समारोह में हिस्सा लिया है। तो वहीं बिलासपुर में प्रगतिशील लेखक संघ और प्रेस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में ख्यातिलब्ध साहित्यकार हरिशंकर परसाई की स्मृति में वैचारिक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस आयोजन में साहित्यकारों, पत्रकारों, कवियों ने परसाई के लेखन और विचारों पर विस्तार से चर्चा की है। देखिए इस रिपोर्ट में। बिलासपुर के प्रेस क्लब सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत परसाई जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने से हुई। इकाई अध्यक्ष हबीब खान ने गोष्ठी की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि परसाई का लेखन हमें व्यवस्था से सवाल करना और आमजन की आवाज को मजबूती देना सिखाता है। पत्रकार राजेश अग्रवाल और प्रेस क्लब अध्यक्ष इरशाद अली ने कहा कि परसाई के लेखन से प्रेरणा लेकर समाज और पत्रकारिता को दिशा दी जा सकती है। प्रलेस के प्रांतीय अध्यक्ष नथमल शर्मा ने कहा कि परसाई ने अपना पूरा जीवन सामाजिक बेहतरी के लिए समर्पित किया और उनका मानना था कि व्यंग के मूल में करुणा होनी चाहिए। हमारे सामने ही सारी चीजें घटित होती रहती हैं पर हम समझ नहीं पाते हैं। तो हरिशंकर परसाई जी ने एक नई विधा लेकर वो आए। वैश्विक स्तर पर तो चल ही रही थी, साहित्य में व्यंग की विधा चल रही थी, पर हमारे इंडिया में, हमारे भारत में वो विधा उस समय नहीं थी जब उन्होंने लिखना प्रारंभ किया था। तो हरिशंकर परसाई जी ने जो व्यंग की विधा में लिखना शुरू किया वो एक लाक्षणिक विधा है। आज हरिशंकर परसाई के बारे में जितना पढ़े हैं, जैसे भोलाराम का जीत, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, इन सब तो पढ़े हैं, लेकिन इससे ज्यादा भी सरल लोगों ने बताया और बहुत अच्छा लगा। इंस्पेक्टर के जो व्यंग के रूप में बताया गया है, मतलब जो इंस्पेक्टर की जो पुलिस व्यवस्था होती है वो बताते हैं कि मतलब जैसे तुम्हारे धरती पर तुम मतलब पुलिसों का जो अधिकारी है, मतलब व्यवस्था को संभाल रहे हो, तो यहाँ पे भी आके उसमें सुधार करो। तो वो हरिशंकर जो परसाई है वो व्यंग के रूप में दिखाते हैं कि आज की पुलिस व्यवस्था में कैसे रिश्वतखोरी दिखाया जा रहा है और आम जनता को ठगे जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर मुरली मनोहर सिंह ने परसाई की विभिन्न रचनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि अगर परसाई आज होते तो वे समय की विसंगतियों को पूरी ताकत के साथ अपने लेखन में उठाते। परसाई जी का लेखन आज भी उतना प्रासंगिक है। उनकी रचनाएं हमें समाज और राजनीति की गहराई समझने की शिक्षा देती है। परसाई इसलिए आज प्रासंगिक है क्योंकि परसाई का समय और आज का समय बहुत बदला नहीं है, बल्कि सामाजिक विडंबनाएं और जटिल होती चली जा रही हैं। जैसे मैंने बात किया आवारा भीड़ के खतरे, तो जाहिर सी बात है कि अगर 1991 में आवारा भीड़ बढ़ी रही या 1991 की जनगणना ले लीजिए, तो उस समय की जो जनसंख्या है वो आपकी 100 करोड़ के आसपास भी नहीं थी।
और आज की जनसंख्या आपकी लगभग 1.5 अरब के आसपास पहुंच चुकी है। उसी अनुपात में बेरोजगारी बढ़ी है, उसी अनुपात में यह भीड़ बढ़ी है। तो जाहिर सी बात है, परसाई जिस बात के लिए आगाह कर रहे थे 1991 में, वो जटिलताएं अगर आज के दौर में आज भी बढ़ी हैं तो तय है कि प्रासंगिक आज भी परसाई है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर M.K. मिश्रा ने परसाई की रचनाओं के बहुस्तरीय दृष्टिकोण और तर्कशीलता पर विशेष चर्चा की। कार्यक्रम के दूसरे चरण में कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कई कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से गंभीर वातावरण उत्पन्न किया। कार्यक्रम में शहर के अनेक साहित्यकार, पत्रकार और कवि शामिल हुए। परसाई की रचनाओं का विश्लेषण करते हुए कहा कि उनका लेखन बहुस्तरीय, संतुलित और तर्कशीलता से परिपूर्ण है और परसाई का लेखन आज भी सामाजिक और वैचारिक दृष्टि से उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। घर में बात करें झगड़ा हो जाता है और ऊपर ले लिया जाता है, और साहित्य में बात करें तो साहित्य है जो सब समझ नहीं पाते हैं। पर साहित्य पे नहीं लिखी मैं तो परसाई जी की जयंती के अवसर पे मैं और कुछ कविताएं सुनाई हूँ, और उसमें मैं कविता सुनाई हूँ कि कविता क्यों लिखती हूँ। किसी ने कहा गजल लिखो, किसी ने कहा तराना, किसी ने कहा गजल लिखो, किसी ने कहा तराना, किसी ने कहा गीत लिखो, नया है जमाना। हरिशंकर परसाई ही क्यों, जब ये सवाल हमारे सामने आता है तो मैं ये बात कहना चाहूंगी कि कई बात होते हैं और कई बातों को कहने के कई तरीके होते हैं। यदि हम किसी बात को बुरे तरीके से यदि किसी को बोल रहे हैं या कोई गंभीर बात हमको कहनी है तो हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति को बुरा लग जाए, लेकिन हरिशंकर परसाई एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कितनी भी गंभीर बात क्यों ना हो, वो अपने व्यंग के जरिए और बहुत आसानी से बहुत गंभीर बातों को भी बहुत आसानी से लोगों के सामने प्रकट करते हैं और लोगों में उसके प्रति एक जागरूकता जगाने का काम समाज में जो है हरिशंकर परसाई जी ने किया है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, जितनी गंभीर बातों को जितनी सरलता से वे समझाते हैं, जितने हंसाते और गुदगुदाते हुए वे समझाते हैं, तो हरिशंकर परसाई जी को पढ़ने के पीछे ये एक बहुत बड़ा कारण है। बहरहाल हरिशंकर परसाई ने अपने व्यंग और लेखन से व्यवस्था की खामियों को उजागर किया। बिलासपुर में आयोजित ये गोष्ठी उनके वैचारिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सार्थक प्रयास है। ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर में राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन के उद्घाटन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव, सहकारिता मंत्री केदार कश्यप और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन भी शामिल हुए हैं। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि सहकार भारती द्वारा राजधानी रायपुर के जैनम मानस भवन में 23 और 24 अगस्त को देश में पहली बार राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन का आयोजन हुआ, जिसमें 28 राज्यों से कई बुनकर संघों के 1000 से भी अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उद्घाटन सत्र में सीएम विष्णुदेव साय के वीडियो संदेश का प्रसारण किया गया और अपने संदेश में सीएम ने छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में सहकारिता को मजबूत करने के लिए कार्यों की जानकारी दी है। उन्होंने अधिवेशन की सफलता के लिए आयोजकों और प्रतिभागियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही डिप्टी सीएम अरुण साव ने अधिवेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि सहकारिता हमारे रग रग में बसी है, हम सब वासुदैव कुटुंबम की भावना से पले बढ़े हैं। सहकारिता भारती का राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन 2 दिवसीय रायपुर में आयोजित है। उद्घाटन सत्र प्रारंभ हुआ है। देश भर से 1000 बुनकर इस अधिवेशन में शामिल होने वाले हैं। सहकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से
न केवल स्वरोजगार, सामान्य लोगों की आर्थिक तरक्की वरन देश की आर्थिक मजबूती भी सहकारिता के माध्यम से आ सकती है। आज देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी सहकारिता के क्षेत्र को सशक्त करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और सहकार भारती भी सहकारिता के माध्यम से देश की तरक्की और बेहतरी के लिए काम कर रही है। निश्चित रूप से ये 2 दिवसीय अधिवेशन इस दिशा में बहुत कारगर और महत्वपूर्ण होने वाली है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।